नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी तैयारी चली हुई है हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं के लिए। हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी हम हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर कर रहे हैं। किसी भी स्टेट की टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो, हमारी ये क्लासेज उन सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। जो भी बच्चा हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो हमारी इन क्लासेस के अंतर्गत हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम की बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगी आप लोगों की। चाहे आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो या किसी संस्थान से जुड़े हो या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, हम एक एक टॉपिक को, हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के एक एक टॉपिक को उठाकर चल रहे हैं। और जैसे कि पहले कंटेंट को समझ रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे उन जितना पढ़ाया जाता है उनसे संबंधित प्रश्नों को भी हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह आपकी रिवीजन, संपूर्ण पाठ्यक्रम की रिवीजन हो जाएगी। और मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी, ये क्लासेज आपके लिए परीक्षा में लाभदायक सिद्ध होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक रहेगा हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हमने हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा को पढ़ा था और साथ साथ उनके प्रश्न उत्तर भी कर लिए थे। फिर उसके बाद हमने शुरुआत की थी आदिकाल की। आदिकाल के अंतर्गत हमने जिन जिन तथ्यों को पढ़ा, आज हम उनसे संबंधित प्रश्नों को भी कर लेते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट प्रश्न की तरफ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल का समय क्या मानते हैं? हम कम समय में अधिक प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट प्रश्न पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल का समय क्या मानते हैं? तो आंसर हो जाएगा 1050 विक्रमी संवत से लेकर 1375 विक्रमी संवत। ईस्वी में नहीं है भाई, ये विक्रमी संवत है, ये याद रखना है। विक्रमी संवत और ईस्वी, ये दोनों परीक्षा में कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। तो हमें घर आकर लगता है कि अरे ये तो ईस्वी में पूछा था, मैं तो विक्रमी संवत लगाया है। तो इस तरह बिल्कुल ध्यान से आंसर देना है। अगर ईस्वी की बात करें तो 993 ईस्वी से लेकर इसमें से 57 माइनस कर देंगे हम विक्रमी संवत से 1318 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा और सर्वमान्य भी यही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा। जिस भी बच्चे ने मेरी कंटेंट की जो पीछे की क्लासेज है वे नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। हर टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, आप आसानी से देख सकते हो। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? सिद्ध सामंत काल आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा? तो रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल और संधि काल दोनों नाम दिए थे, क्योंकि उन्होंने जो शुरुआती काल था उनको दो भागों में बांटा था, चारण काल और संधि काल। प्रारंभिक काल को रामकुमार वर्मा ने दो भागों में बांटा था, एक चारण एक संधि। तो इस प्रकार आदिकाल को उन्होंने ये दोनों नाम दिए, चारण और संधि। जॉर्ज ग्रियर्सन ने केवल आदिकाल को क्या नाम दिया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? तो आदिकाल को आरंभिक काल कहा मिस्र बंधुओं ने। आरंभिक की बात करें तो मिस्र बंधु और प्रारंभिक की बात करें तो गणपति चंद्रगुप्त। इस तरह हमें एक दूसरे से रिलेट करते हुए चीज़ें करनी है। आदिकाल को आविर्भाव काल किसने कहा? तो आदिकाल को आविर्भाव कहा शैलेश जैदी और डॉक्टर राकेश दोनों ने। आंसर हो जाएगा सी, दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा? तो आदिकाल को उद्भव काल कहा वासुदेव सिंह ने। आदिकाल को आधार काल किसने कहा? आदिकाल को आधार काल कहा मोहन अवस्थी ने। इस प्रकार बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। आदिकाल को जयकाल किसने कहा? जयकाल किसने कहा आदिकाल को? तो आंसर हो जाएगा इसमें से रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को
जयकाल की संज्ञा दी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आदिकाल, ये टाइपिंग मिस्टेक है भाई, आदिकाल होगा ये, आदि। आदिकाल को वीर काल किसने कहा? तो आदिकाल को वीर काल किसने कहा? वीर गाथा काल तो कहा रामचंद्र शुक्ल ने। अगर वीर काल की बात करें तो वीर काल नाम दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा? आदिकाल को संक्रमण काल कहा, आंसर हो जाएगा ये, इसकी जगह आएगा हमारा राम खेलावन पांडे। ये रामविलास शर्मा टाइपिंग मिस्टेक से कर दिया था, तो आंसर हो जाएगा राम खेलावन पांडे। आदिकाल को संक्रमण काल कहा पांडे, राम खेलावन पांडे ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12 बरस ले कुकर जिए अरु 16 लो जिए सियार। तो ये पंक्ति किसकी है? ये मैंने कंटेंट की क्लास में भी आपको समझा दिया था, बिल्कुल ध्यान से। ये है जगनिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें नहीं पे आपको ध्यान रखना है एग्जाम के समय में, क्योंकि कई प्रश्न पूछे जाते हैं नहीं में और है में, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। तो एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से गहराई से समझते हुए चलना है। इस साहित्य में राष्ट्रीय प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया, आंसर यही हो जाएगा। यही गलत है क्योंकि नहीं पूछा हुआ है, तो ये तो प्रवृत्ति नहीं है। और 3 अन्य प्रवृत्ति भी देख लेते हैं हम। युद्धों का सजीव चित्रण इस साहित्य में अनंतम विशेषता है। युद्धों का सजीव चित्रण तो किया ही हुआ है, ये बिल्कुल सही है। इसमें शौर्य और विलासता का स्वाभाविक और जीवन चित्रण है, ये भी बिल्कुल सही है। और श्रृंगार और वीररस का एक साथ चित्रण इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है, ये तो बिल्कुल सही है। तो कई रचनाओं में श्रृंगार और वीररस की दोनों का वर्णन देखने को मिला है हमें, जैसे कि पृथ्वीराज रासों में ही देख लो आप, वीरता भी है और श्रृंगार परक भी रचना है ये एक तरह से। लेकिन बिसल देव की बात करें तो वो एक श्रृंगार परक रचना है। इस तरह बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना? तो आचार्य शुक्ल ने रासो का शब्द का संबंध माना रासायन से। इस तरह रासक से किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रास से नंद दुलारे वाजपेयी ने। इस तरह मैंने करवाए थे कि रासो शब्द की उत्पत्ति किस आचार्य ने किन किन शब्दों से मानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? तो आंसर हो जाएगा अब्दुल रहमान। हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। पुष्यदंत को किसने माना? शिव सिंह सेंगर ने पुष्यदंत को। स्वयंभू ने को किसने माना? स्वयंभू को। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना। और राहुल संस्कृतायन ने सरहप्पा को माना। हजारी प्रसाद ने किसको माना? अब्दुल रहमान को। आंसर हो जाएगा हमारा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? तो ये मिलता है बिसल देव रासों में। पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद बरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी का महाकवि माना जाता है भाई चंद बरदाई को, और पृथ्वीराज रासों को हिंदी का प्रथम महाकाव्य। पृथ्वीराज रासों की भाषा क्या है? पृथ्वीराज रासों की भाषा हो जाएगी ब्रज। आपको किसी बुक में पिंगल मिलेगी तो किसी में मिलेगी ब्रज, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने बताया था पृथ्वीराज रासों की अगर पूरी तरह भाषा देखें तो डिंगल पिंगल भाषा है। डिंगल प्लस पिंगल। डिंगल का मतलब होता है अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, पिंगल होता है अपभ्रंश प्लस ब्रज। तो इस पृथ्वीराज रासों में राजस्थानी और ब्रज दोनों भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो अधिक
प्रयोग ब्रज का हुआ है, तो इसलिए ब्रज भाषा मानी जाती है। अगर केवल पिंगल भाषा आ जाए तो पिंगल, नहीं वरना ब्रज। कहीं कहीं हमें अगर इन दोनों में नहीं, कुछ भी नहीं हो तो राजस्थानी। इस तरह हमें ऑप्शन के आधार पर इस प्रश्न का आंसर देखना है कि किस तरह प्रश्न पूछा गया है। आगे भी समझ में, क्योंकि ऑप्शन के आधार पर हमें देखना होता है कि इसका मतलब आंसर क्या निकल के सामने, क्योंकि खड़ी बोली भी नहीं है उसमें, अवधि भी नहीं है और मैथिली भी नहीं है, तो बच गई ब्रज, ब्रज भाषा आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो में सर्ग को क्या कहा गया है? तो पृथ्वीराज रासो में सर्गों को क्या कहा गया? समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग या समय है? कितने सर्ग या समय है? तो उसमें है 69। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। बिसल देव रासो का काव्य रूप क्या है? तो बिसल देव रासो का काव्य रूप क्या है? गीति काव्य, एक गे काव्य है बिसल देव रासो। वीरगाथात्मक रचना नहीं है, इनमें से कौन सी वीरगाथात्मक रचना नहीं है? तो बिसल देव रासो है, जो कि एक श्रृंगारपरक रचना है, श्रृंगारिक रचना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, श्रृंगारिक कीर्ति कौन सी है इसमें से? तो बिसल देव रासो। चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को क्या कहा जाता है? तो चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को हम कहते हैं कड़वक। कड़वक शैली में चौपाई के बाद दोहा पद्धति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। किसने माना हिंदी का महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रानी और सामंती जीवन में से बंधन मुक्ति की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ की अपनी खास विशेषता है? तो रानी और सामंती जीवन से बंधन मुक्ति की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ की अपनी खास विशेषता मानी है? तो ये हो जाएगी हमारी बिसल देव रासो के अंतर्गत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा समय या सर्ग कौन सा है? तो सबसे बड़ा समय है इनका कण्वज युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कैमासवध भी पृथ्वीराज रासो का एक समय है, लेकिन सबसे बड़े समय की बात करें तो कण्वज युद्ध। पद्मावती समय और वीणा समय भी इन्हीं का है पृथ्वीराज रासो का। कैमासवध भी कई बार पूछ लिया जाता है कि कैमासवध किस रासो ग्रंथ से संबंध रखता है? तो ये आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो से। अगर सबसे बड़ा की बात करें तो कण्वज युद्ध आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन किसने माना? तो चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन माना गारसा दातासी। जब गारसा दातासी ने अपने ग्रंथ इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तान के अंतर्गत जब इनके बारे में पृथ्वीराज रासो के बारे में बताया, तो पृथ्वीराज रासो का नाम पृथ्वीराज रासो ने देकर उन्होंने रासो के स्थान पर राजसूय कहा। तो राजसूय, तो इसलिए इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से मानी। ये चीज़ें मैंने आपको कंटेंट में बहुत अच्छे से समझा रखी है, आप डिटेल क्लास में देख सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला बारहमासा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो बारहमासा का प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? ये मिलता है बिसल देव रासो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो की नायिका। पृथ्वीराज रासो की नायिका की बात करें हम तो नायिका हो जाएगी पृथ्वीराज रासो की संयोगिता। राजमती हो जाएगी बिसल देव रासो की नायिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
पृथ्वीराज रासो को किसने प्रमाणिक माना? पृथ्वीराज रासो को की अगर प्रमाणिकता की बात करें तो इसमें से किसने प्रमाणिक माना है पृथ्वीराज रासो को? तो प्रमाणिक माना है श्याम सुंदर दास ने। डॉक्टर बुलर, रामचंद्र शुक्ल, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन तीनों ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वीराज रासो का मूलतः कैसा काव्य है? पृथ्वीराज रासो मूलतः कैसा काव्य है? तो यह है एक वीर काव्य है। पृथ्वीराज रासो एक वीर काव्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वीराज रासो की रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष कौन सा रहा? कौन सा विवाद के घेरे में रहा? इनका कौन सा पक्ष ऐसा रहा जो विवाद से पूर्ण था? तो वो रहा ऐतिहासिकता। इनकी ऐतिहासिकता पर संदेह किया गया, इसीलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अर्ध प्रमाणिक घोषित कर दिया था कि ये आधा प्रमाणिक है और आधा अप्रमाणिक है। कुछ इसमें कल्पना का भी समावेश किया गया है। तो इनकी ऐतिहासिकता पर को विवाद के घेरे में रखा। तो अगर हम इसकी बात करें पृथ्वीराज रासो की, पृथ्वीराज रासो से परीक्षा में काफ़ी सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, लेकिन उनके हर एक पॉइंट को, हर एक तथ्य को बिल्कुल डिटेल से करते हुए चलना है। हमें कहाँ से प्रश्न उठा ले एग्जामिनर ये हम कह नहीं सकते, इसलिए बिल्कुल आपको कंटेंट में के भी अंदर हर एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए पढ़ना है। और जब हम क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन में भी कुछ पॉइंट ऐसे निकलते हैं जो हमारे कंटेंट में नहीं होते, इसलिए जैसे कि पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है। ये कथन किसका है? ये कथन किसने कहा? तो ये आंसर हो जाएगा इसका गौरीशंकर हीराचंद ओझा। हीराचंद ओझा ने कहा कि पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है? आदिकाल के अंतर्गत किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है? तो पृथ्वीराज रासो में इतिहास की उपेक्षा की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? तो ये आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिसलदेव रासो की नायिका का क्या नाम है? तो बिसलदेव रासो की नायिका है राजमती। संयोगिता पृथ्वीराज रासो की। और पद्मावती, ये जयसी की जो आगे चल के हम रचना पढ़ेंगे भक्ति काल के अंतर्गत, उनमें आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा माना गया है? एक सबसे प्राचीन छंद माना गया है हिंदी का ये है दोहा। तो और कहीं कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा है? तो वो हो जाएगा छप्पय। अगर पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत पूछा जाए तो छप्पय, और हिंदी का सबसे प्राचीन छंद पूछा जाए तो दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। तो ये हो जाएगा हमारा दलपति खुमान रासो की जिन्होंने रचना लिखी, खुमान रासो, ये अजमेर के शासक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल कीर्तियों पर विचार करते हुए कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना? भाई 12 ग्रंथों को, क्योंकि इसके अंतर्गत इन्होंने 4 इन्होंने रासो ग्रंथ लिए और 8 ग्रंथ इन्होंने देसी भाषा से लिए, 4 इन्होंने अपभ्रंश से
संबंधित ग्रंथ लिए, रासों से नहीं भाई, अपभ्रंश भाषा से संबंधित ग्रंथ इन्होंने 4 लिए और 8 इन्होंने देसी भाषा के ग्रंथ लिए। इस प्रकार इन्होंने 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने आरंभ की? तो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति आरंभ की आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि किसी भी काल को लेकर चलो, जैसे कि आदिकाल, आदिकाल को इन्होंने आदिकाल नाम भी दिया और दूसरा नाम दिया वीरगाथा काल। इसी तरह उन्होंने आगे चल के भक्ति काल के भी 2 नाम दिए, रीति काल के भी, आधुनिक काल को भी जैसे आधुनिक काल कहा, फिर उन्होंने गद्य काल भी कहा। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हर काल के 2-2 नाम दे करके दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाया। इस प्रकार हमने आदिकाल से संबंधित जितने हमने पीछे कंटेंट में पढ़ा था उससे संबंधित प्रश्नों को हमने आज के क्लास में कंप्लीट कर लिया। इसी तरह जो हम कंटेंट करते जाएंगे तो उसी के प्रश्न भी हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस तरह हम अपने हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को धीरे धीरे परीक्षा तक आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि परीक्षा से पहले जल्दी से हम एक बार सिलेबस कंप्लीट करके फिर प्रैक्टिस सेट भी करने लग जाएंगे। एक प्रैक्टिस सेट या 2-2 प्रैक्टिस सेट डेली करेंगे तो हमारी टारगेट रहेगा कि DET+B और EMRS से संबंधित जो परीक्षा भविष्य में होगी उनको की हिंदी की तैयारी हम अच्छे तरीके से करते हुए चलेंगे ताकि हमें सफलता मिल पाए। और आप जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो हमारी क्लासेस के साथ जुड़ करके आप अपने पाठ्यक्रम की रिवीजन कर सकते हो अच्छे से। मेरे द्वारा मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा होगा। और जो भी कमी आपको लगती है तो आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अगर कोई सलाह देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। मैं ज़रूर गौर करूँगी आपके द्वारा दिए गए सभी बातों पर और आगे भविष्य में उन्हें सुधारने की भी कोशिश करूँगी। मेरे द्वारा आपको कराया हुआ पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।